स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। और आइए आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ हिस्ट्री का, जो अक्सर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से। जो मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला पार्ट जो है लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अक्सर जो हिस्ट्री होता है वो लोग बोरिंग समझते हैं, मगर आज आपको हिस्ट्री में बहुत मज़ा आएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री आज हम शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखेंगे कि कंपनियां जो आई भारत में कैसे आई, क्यों आई और क्या रीजन था, क्योंकि भारत में ही क्यों आई। अगर हम देखेंगे एक भौगोलिक स्थिति देखेंगे मानचित्र में, तो देखते हैं कि अगर ऐसे समझते हैं ये मैंने कुछ चीज बनाया है। इसको अगर हम देखें तो पूरे जो है वर्ल्ड में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, 2, 4, 6 और 1, 7। ये आपका मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये आपका एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये आपका अंटार्कटिका। तो देखते हैं कि मोस्टली जो हमारे देश में आए, हम लोग एशिया में हैं, हमारा भारत एशिया में है। तो जो लोग आए यूरोप के निवासी, वो एशिया कैसे आए और एशिया आए तो भारत में ही क्यों आए, इसको हम मोस्टली देखेंगे। और एक्चुअली क्या है कि जो यूरोप था और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें उस समय, क्योंकि ये 15वीं सदी की बात है, तो भारत और यूरोप के दृष्टि को देखें लिहाज से, तो क्या होता है कि यूरोप में उस समय पुनर्जागरण चल रहा था। और एशिया में अगर हम मोस्टली भारत में देखें तो भारत में आपके सल्तनत काल चल रहे थे। लगभग सल्तनत काल का खात्मा शुरू हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मुगल काल शुरू हो जाएगा। क्योंकि सल्तनत काल में अगर हम देखें इस समय, तो वहां पे भारत में सल्तनत काल चल रहे थे, लोधी वंश जो है चल रहा था। तो और यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, यानी यूरोप में मोस्टली स्पेन, अगर मोस्टली देखें स्पेन और पुर्तगाल, आपके स्पेन और पुर्तगाल 2 देश ऐसे थे जो नई नई चीजों को खोजना और उनको नई चीजों को देखना या कैसे आगे बढ़ना, इन चीजों में ज्यादा इनकी रुचि थी। मोस्टली दोनों कंपटीटर थे, स्पेन और पुर्तगाल। ये दोनों में होड़ लगी थी कि कौन कौन सी नई चीज खोजें। तो इनको पता चला कि भारत एशिया, इधर पूरब में कोई एशिया भारत है, और भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम एक सवाल उठाएं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो जो पुर्तगाली थे या अभी इंग्लिश है या डच है या फ्रेंच है, क्यों आए एशिया में, भारत में क्यों आए, तो उसका रीजन ये है, एक कहानी के अनुमान आप थोड़ा समझेंगे। क्योंकि इसलिए आए क्योंकि यूरोप में, ये यूरोप जो पड़ता है ये अफ्रीका के अगर इस मिडिल में देखा और पतला होता है, यहाँ पे भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी अफ्रीका के हम परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पे लाल सागर है, लाल सागर। तो अगर देखें, तो अगर हम अपने भारत में देखें तो भारत में
जो है, और यूरोप में, तो यूरोप में क्या होता है, शीत ऋतु होता है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ पे ठंडक ज्यादा पड़ती है। क्योंकि अभी हम ये सवाल देखते हैं कि आखिर यूरोप के लोग भारत आए क्यों। तो क्यों आए, क्योंकि भैया यहाँ पे जो यूरोप के लोग थे, यहाँ पे जब शीत ऋतु है तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, और जब ठंड ज्यादा होती है तो इन लोगों के खाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर हम अपने भारत में देखें तो यहाँ पे ठंडी के मौसम में दिल्ली वगैरह या लद्दाख, कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और कई लोगों की ठंड से मौत भी हो जाती है। और यहाँ पे तो वैसे जो ऋतु है वो शीत ऋतु है, तो मोस्टली यहाँ पे जो है ठंडक बहुत ज्यादा भयंकर ठंडी पड़ रही होगी। तो यहाँ पे जब ठंडी पड़ रही तो ये लोग को भी खाने पीने की चीज, खिचड़ी खा के तो ये लोग रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ठंडक ज्यादा है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और ठंडक से लड़ने के लिए इन लोगों को गर्म चीजें की जरूरत पड़ती है या मसाले की जरूरत पड़ी। जो हमारे भारत में देखा जाए तो मसाले हैं या नील की खेती है या जो है सूती वस्त्र हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है प्रचलित थी उस समय विश्व में। तो ये लोग क्या किया कि भाई मसाले या मटन चिकन जो खाते तो उसमें अच्छी मसाले क्वालिटी की हो, उसको खाएं तो हमारे बॉडी में थोड़ा टेम्परेचर रहे और हम ठंडी से लड़ सकें। इसलिए ये लोग क्या है कि भारत की तरफ देखे और देखे तो इन्होंने उसके रास्ते की खोज करने लगे तो जाने के लिए। अब ऐसा नहीं था कि भारत और यूरोप के बीच में जो आयात और निर्यात का बिजनेस चल रहा था वो पहले नहीं था। अगर हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो वहां पे जो है हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है कि कैसे बिजनेस होता था। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता जो कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे कि भारत और वहां की जो सभ्यता सिंधु मेसोपोटामिया, तो वहां पे चीजें मिलती हैं आपस में, तो पता चलता है कि बिजनेस चल रहा था। तो बिजनेस चलने का केवल दो ही रास्ता था, एक तो है स्थलीय मार्ग और दूसरा है जलीय मार्ग। अब हम स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग को समझेंगे। अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, अभी और चीजें समझना है कि कैसे कैसे कौन सा यात्री निकलता है, कहां पहुंचता है। अभी मोस्टली हम थोड़ा चीज समझे यहाँ पे, मगर हम जलीय मार्ग और स्थलीय मार्ग को थोड़ा इधर समझते हैं, खाली इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में। यहां पे अगर हम देखें, ये हमारा भारत है, ये अफ्रीका है, यहां पे ये यूरोप और यहां पे अफ्रीका। अब अगर हम देखें तो यहां बीच में भूमध्य सागर और यहां पे आपका लाल सागर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक रास्ता तो भारत आने का यूरोप से स्थलीय मार्ग है, क्योंकि दो रास्ते हैं, एक है रास्ते दो हैं यहां पे, एक है स्थलीय मार्ग और दूसरा है जलीय मार्ग। तो हम पहले स्थलीय मार्ग देखते हैं, उसके बाद जलीय मार्ग देखेंगे। तो यहां पे क्या है, यूरोप का जो व्यापार था वो पहले स्थलीय मार्ग से चल रहा था। मगर कैसे चल रहा था, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें इसे परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा सा समझने के लिए खाली बता रहे हैं, इसको समझना है, बाकी वो फिगर सही नहीं बनना है। तो यहां पे ये सब लैंड था, फिर जल था, यहां पे लाल सागर आपका है, वहां पे मानचित्र में बताया गया है। अब यहां पे जो यूरोप था, यूरोप के निवासी थे, यहां भूमध्य सागर आप जानते ही हैं। तो यहां से जो ये चीजें आपकी एशिया की चीजें हैं, यहां पे ये लोग जब यूरोप के लोग निकलते तो यहां से फिर ये जलीय मार्ग था, यहां से ये नाव में बैठते थे और नाव से यहां पे आते, फिर स्थलीय मार्ग को पार करते। उस समय जो भी चलते थे ट्रक वगैरह या बैलगाड़ी, उससे फिर आते थे, फिर जलीय मार्ग से होके हुए यहां पे भारत में जाते थे। तो क्या हुआ कि यहां पे अरबी और प्लस तुर्की एक स्थान है यहाँ पे, कस्तुनतुनिया है। तो कस्तुनतुनिया पे अरबी और तुर्की का 1453 में अरबी यानी मोस्टली तुर्की का यहाँ पे अधिकार हो जाता है। यानी जो स्थलीय मार्ग होता है वहां पे अरबी और तुर्की का अधिकार हो जाता है। तो जब अधिकार हो जाएगा तो भैया अब ये लोग यहां से कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि
अब ये अपने सीमा से घुसकर भारत नहीं जाने दे रहे, क्योंकि उस समय अरब में या तुर्की में पेट्रोल डीजल के खान नहीं थे। उस समय डीजल पेट्रोल की गाड़ियां भी नहीं थी, क्योंकि बात जो हो रही है 15 सदी की बात हो रही है। तो अब यूरोप में ये लोग माल लेके जाते थे भारत से, तो बेचते थे तो महंगा बेचते थे। अब इन लोगों को जब इतना महंगा सामान खरीदना पड़ता था, तो ये लोग सोचे कि क्या है कि हम ही लोग कोई रास्ता ढूंढते हैं और उसके बाद भारत से हम डायरेक्ट व्यापार करेंगे। तो जब यहां पर तुर्की का यहां पे कस्तूनतुनिया पे अधिकार हो गया, तो 1453 में, तो ये लोग क्या किए, रास्ता बंद कर दिया। अब जब इनका स्थलीय मार्ग बंद हो गया, इनका जब स्थलीय मार्ग बंद हो गया, तब अब इन लोगों ने क्या किया कि भैया हम ऐसे तो बैठ नहीं सकते आराम से, और खिचड़ी खा के हम जी नहीं सकते, क्योंकि ठंडक ज्यादा है। मोस्टली क्या है कि इन लोगों को रास्ता खोजना ही खोजना है। तो अब इनका स्थलीय मार्ग क्या हुआ, स्थलीय मार्ग बंद हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे रास्ते पर चलेंगे कि चलते हैं हम जलीय मार्ग की खोज करते हैं। तो जलीय मार्ग की खोज जो है अब यहां पर कैसे करते हैं, यहां पे हम देखेंगे। तो जलीय मार्ग खोज करने के लिए यूरोप के सबसे पहले एक व्यक्ति चलते हैं जिनका नाम था कोलंबस। कोलंबस निकलते हैं यहां पे भारत की खोज करने के लिए, मगर वो जब निकलते हैं तो सीधा पश्चिम में चले जाते हैं, और जब पश्चिम में चले जाते हैं तो ये पहुंच जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। और जब कोलंबस उत्तरी अमेरिका में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जो निवासी थे या बॉर्डर के या सीमा पे जो निवासी थे अमेरिका के, तो जनजातीय निवासी थी, जो लोग आम लोग वहां पे रहते थे। तो वो लोग बहुत ज्यादा गोरे भी नहीं थे, क्योंकि अगर हम बराक ओबामा को देखें तो इतने ज्यादा गोरे नहीं थे, हम लोग से मिलते जुलते थे। वैसे भारतीय काले होते हैं, ये लोग, ये कोलंबस को पता था कि भारतीय काले होते हैं। तो अब वहां पे कुछ जनजातियां जो मिली इनको, तो ऐसा लगा कि ये लोग जो है हम भारत में पहुंच गए, भारत की खोज कर लिए, मगर वास्तव में उन्होंने क्या किया, उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए। अब जब उत्तरी अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने एक नाम दिया रेड इंडियन। रेड इंडियन, उन लोगों को रेड इंडियन के नाम से। अब वहां पे वो जो है लोगों से पूछे भाई मसाला कहाँ मिलता है, मसाला कहाँ है। अब वो लोग भारत में हो तब तो मसाला मिले ना, उत्तरी अमेरिका में लोगों को मार रहे हैं, काम पता ही नहीं चल रहा है। अब क्या हुआ, फिर दूसरा नाविक निकला, कहां से, पुर्तगाल से। तो जब निकला पुर्तगाल से, यूरोप से, पुर्तगाल से होते हुए दूसरा नाविक जब निकलता है, तो ये यहाँ पे अफ्रीका के पास से होते हुए यहां तक आता है। अब यहां तक आते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि आगे यहां पे सागर है, पूरा जलीय मार्ग है ये आपका, ये सागर है आपका, कौन सा, इस आकार का बनता है, ये आपका अंटार्कटिका है। तो यहां पे आप आने के बाद एक द्वीप होता है, यहीं से जो आते हैं सबसे पहले लगभग 1487 ईस्वी में, जिनका नाम था बार्थोलोमो डियास। बार्थोलोमो डियास ये निकलते हैं पुर्तगाल से, आते आते यहां तक आते हैं। इसको आशा द्वीप, उत्तमाशा द्वीप, इसको जो है उत्तमाशा द्वीप, उत्तमाशा द्वीप या द्वीप न लिख के अंतरीय, उत्तमाशा अंतरीय, यहां तक आते हैं। आने के बाद ये जो है यहीं से फिर वापस चले जाते हैं। वापस क्यों चले जाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता इनको पता नहीं था। यहां तक तो खोज के आए, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध कोहरा था और ये आगे फिर जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती, तो ये फिर क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। और जब ये वापस चले जाते हैं, अब यहाँ पे जो कोलंबस ने यहाँ अमेरिका की खोज की थी, अक्सर हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में आता है कि भारत की खोज किसने की या अमेरिका की खोज किसने की। तो हमको तो और पुर्तगाल को ये सब पता था कि एशिया में भारत है, तो खोजा उस चीज को जाता है जो चीज नहीं हो। तो भारत था, तो ये गलत नहीं है। यहाँ जो वर्ड यूज होता है कि भारत की खोज किसने की, यहाँ जो वर्ड यूज होता है वो गलत होता है। बाकी खोजा उस चीज को जाता है जो ना हो, जो गायब हो। यहाँ के तो भारत पहले से ऑलरेडी पृथ्वी पे मौजूद था। तो यहां पर जो है 1400, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, यानी उत्तरी अमेरिका में पहुंचते हैं ये। उसके बाद यहां पे बार्थोलोमो डियास 1487 ईस्वी में आते हैं, कहां, उत्तमाशा द्वीप, अंतरीय या आशा द्वीप, इसको एक नाम से और जानते हैं, केप ऑफ गुड होप। किसके नाम से, केप ऑफ गुड होप, HOPE, गुड होप, केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा द्वीप या अंतरीय आशा द्वीप, 3 नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस द्वीप से अगर पूछा जाता है तो आपको केप ऑफ गुड होप के नाम से भी इसको
जाना जाता है। तो यहाँ पे बार्थोलोमेव डियास आते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। तब दूसरे नाविक तैयार होते हैं किसकी खोज करने के लिए? भारत की खोज करने के लिए। कौन सा रास्ता? जलीय मार्ग की खोज करने के लिए, ना कि भारत की खोज करने के लिए। ऑलरेडी उनको मालूम था कि भारत एशिया में कोई देश है जहां पे स्पेशल जो मसाले होते हैं या नील की खेती होती है या सूती वस्त्र के जो उद्योग होते हैं, कपड़े होते हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में बहुत मिलते हैं और लोग वहां पे यूरोप में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी। तो वहां पे ये जलीय मार्ग खोजने के लिए फिर जो है नए नाविक, नए खोजकर्ता निकलते हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा निकलते हैं तो वहां यहां बार्थोलोमेव डियास के रास्ते को यहां तक आते हैं और आने के बाद यहां पर इसी द्वीप पे वास्को डिगामा को एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था अब्दुल मनिक। ये अब्दुल मनिक कौन होते हैं? ये अब्दुल मनिक एक व्यापारी रहते हैं जो भारतीय क्षेत्र के हैं, वो गुजरात के निवासी रहते हैं। अब्दुल मनिक यहाँ पे उनकी भेंट वास्को डिगामा से होती है और आगे के रास्ता से वास्को डिगामा को अब्दुल मनिक लेके जाते हैं भारत। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिर भारत लेके जाते हैं। यहां पे अगर हम छोटे से मानचित्र में भारत में देखें तो भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा कहां पहुंचते हैं? केरला में पहुंचते हैं। यहीं पे आपका केरला है, छोटा सा भारत मानचित्र में दिख रहा होगा आपको, यहीं पे केरला है। और केरला में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो किस बंदरगाह पे पहुंचते हैं? तो कालीकट बंदरगाह में पहुंचते हैं। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं, वहां के एक राजा थे जिनका नाम था राजा जमोरीन। आपको मैं कहानी बता रहा हूं, कहानी अगर समझ में आ गई, आपको हिस्ट्री समझ में आ गई, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप एक बार देख लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे चीजें, हिस्ट्री में आपका मन लग जाएगा। आप वीडियो का इंतजार करेंगे हिस्ट्री का वीडियो कब आ रहा है, क्योंकि बहुत ही मजा आएगा जब आ जाएगा समझ में चीजें। तो यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे जब वास्को डिगामा पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं वास्को डिगामा ये पहुंचते हैं 1498 में। यहीं पे सवाल बन जाता है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की। कब की? 1498 में की। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। कब की? 1492 में की। अब यहां पे हम देखेंगे जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे, कालीकट कहां पड़ता है? केरला में। बहुत सारे एकदम जान लीजिए कि एक कंपटीशन के आपके जो नोट्स आप खुद तैयार करिए, जो भी क्वेश्चन यहां से इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। अगर यहां से मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछ रहा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे और कालीकट बंदरगाह पे जो केरला में पड़ता है, तो केरला के राजा जमोरीन थे। जमोरीन ने आके उनका स्वागत किया केरला में। आओ भैया कालीकट पे हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। स्वागत है आपका, आइए हमारे देश में आए, आपका स्वागत है। आप क्या करना चाहते हैं पता चल रहा है, ये विजिट करने आए, घूमने आए, व्यापार करने आए। उन्होंने इजाजत दी कि जाइए आप व्यापार करिए। और व्यापार करने के बाद जब पता चलता है वास्को डिगामा वापस अपने देश यूरोप में जाते हैं, तो जाने के बाद इनका जो खर्चा लगता है वास्को डिगामा का, ये खर्चा वहां के राजकुमार पुर्तगाल के जो थे प्रिंस हेनरी, इनको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था द नेविगेटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पुर्तगाल के जो प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने कोलंबस के सारे खर्चे उठाए थे और उन्होंने खर्चा दिया था। जो सेना चाहिए थी इनको जो है भेजा था कि आप जाइए और भारत की खोज करिए, वहां से जो है व्यापार करिए। अभी आते हैं वास्को डिगामा 1498 में भारत में पहुंचते हैं, व्यापार करते हैं। उसके बाद जब रिटर्न यूरोप में जाते हैं तो इनका जो ये जलीय मार्ग से जो खर्चा आया, इस खर्चे को काट कर जहां अपने देश यूरोप में इन्होंने मसाले बेचे, तो पता चल रहा कि 60 गुना ज्यादा मुनाफा इनको मिला। कितना गुना? 60 गुना। 60 गुना ज्यादा मुनाफा, यानी बहुत ज्यादा मुनाफा। यानी अभी तक जो ये अगर टर्की से खरीद रहे थे सामान, बहुत महंगा खरीद रहे थे, इनको बहुत परेशानी हो रही थी। स्थलीय मार्ग बंद हुआ, अब जब बहुत दिक्कत हो रही थी, यहां पे पता चल रहा कि एक बार आने के बाद, मसाला ले जाने के बाद यूरोप में बेचा, पता चल रहा 60 गुना मुनाफा हो रहा, ना कि 2-4 गुना, 60 गुना मुनाफा। अब पूरा रास्ता का खर्चा काटने के बाद अब यूरोप में और तेजी से जो है लोगों में और बल्कि अरे कोई देश यह पूर्व में भारत है, वहां पे चलो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं और बहुत सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे बहुत हमारे देश में अच्छा पैसा उसको जो है
मिलता है बेचने पर। अब लोगों को जो है कंपनियां आना शुरू हुई। अब हम मोस्टली थोड़ा देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। एक चित्र के नुमा से हमने भारत और यूरोप, एशिया, अफ्रीका के एक जो है स्ट्रक्चर हमने देखा कि कैसे क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स खुद बनाइए। तो हमने क्या देखा, अभी पूरा मानचित्र एक स्ट्रक्चर में देखा कि अफ्रीका और इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति थी हमने देखा, और कैसे लोग जलीय मार्ग से भारत को आए। अब देखते हैं जो कंपनियां आई बारी बारी से, उनके आगमन का क्रम और कंपनियों के स्थापना क्रम को हम देखते हैं यहाँ पे। तो कंपनी के आने का क्रम, तो कंपनी के आने का क्रम हम देखते हैं एक ट्रिक से। PDEF, P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लिश यानी अंग्रेज, और F से फ्रांसीसी। तो अब यहाँ पे कंपनी के आने का क्रम है। हम लोगों ने देखा कि पहले कैसे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज करता है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आते हैं। तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी, बीच में यहाँ पे डेनिश भी आते हैं। तो हमने डेनिश को नहीं लिखा क्योंकि ये एक क्रम याद हो जाएगा, PDEF, जिससे आपको पता चल जाएगा। P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लिश यानी अंग्रेज, और F से फ्रांसीसी। यहाँ पे डेनिश भी आते हैं, हम अलग लिख देते हैं आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि जो डेनिश आते हैं वो डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में। तो इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, अभी हम बता देंगे। ये आते हैं, इनकी 2-4 फैक्ट्रियां रहती हैं और 2-4 फैक्ट्रियों को ये अंग्रेजों के हाथ बेच कर चले जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां इनके अनुकूल थी, प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, इसलिए ये चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुर्तगाल कब आए थे, तो 1498 में। और अगर हम डच को देखें तो ये आए थे 1595 में, यानी पुर्तगाल 1595 में आए। और अंग्रेज जो आए वो आपके 1600 में आए, और फ्रांसीसी जो आए वो 1664 में आए। तो ये कंपनियों का आने का क्रम है कि कौन कंपनी कब आई, किसके बाद आई। यानी PDF पुर्तगाल 1498 में, डच 1595 में, अंग्रेज 1600 में, और फ्रांसीसी 1664 में। अब हम देखेंगे कि कंपनियों की स्थापना क्रम को देख लेते हैं, यानी कंपनियों के स्थापना क्रम को। और डेनिश जो आए थे आपके 1616 ईस्वी में आए थे। डेनिश कब आए थे, 1616 ईस्वी में, यही लिख दे रहे हैं। डेनिश ये आए थे 1616 में, ठीक है। अब हम कंपनी की स्थापना क्रम देखेंगे, यानी इन कंपनियां जो हैं, जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी, इनकी स्थापना वर्ष क्या है। तो अब यहाँ पे एक दूसरे कॉलम में हम देख लेते हैं। कंपनी का स्थापना वर्ष, यहाँ पे देखेंगे। अगर हम फिर पुर्तगाल के रूप में देखेंगे तो पुर्तगाल कंपनी, इनकी जो कंपनी बनी 1498 में, और उसके बाद अब कंपनी के स्थापना में ये दोनों चीजें आपस में आगे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश की बनी थी, ये बनी थी 1602 में,
1602 में डच, यहाँ पे हम बता रहे हैं, में कंपनी का इसकी स्थापना होती है अंग्रेजों की, और जो डच होते हैं इनके कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है अक्सर, यहाँ पे लोगों में गलती हो जाती है। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वो 1602 ईस्वी में होती है, और इंग्लिश यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। और फ्रांसीसियों की 1668 ईस्वी में। तो ये कंपनी की आने का क्रम और एक कंपनी के स्थापना वर्ष का क्रम। तो यहाँ पे हम चीजें मानचित्र के और भौगोलिक स्थिति को देख चुके हैं, कैसे क्या हुआ था, उसके बाद कंपनियों के आने का क्रम, कंपनियों के स्थापना वर्ष का क्रम। उसके बाद हम पर्टिकुलर अब जो है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहाँ आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीजें, और तारीख से जो इधर उधर की जो चीजें फंसती हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर यहाँ पे लोग फंस जाते हैं 1602 और इस 1600 में। तो यहाँ पे 1602 जो डच का है, ये 1602 कंपनी की स्थापना वर्ष है, ना कि भारत में आने का क्रम है। भारत में आने का जो इनका वर्ष है वो 1595 है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश है ये 1600 में आई है, और 1600 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई है। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको 15 साल के लिए भारत में अपना व्यापार करने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद वो आते हैं और यहाँ पे व्यापार के लिए करते हैं। तो हम अलग अलग इन सबको देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब इसको यहीं रुकते हैं। अगले पार्ट में आपको पर्टिकुलर एक एक चीज को समझाया जाएगा कैसे क्या होता है।